हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देश दुनिया के सबसे बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले स्मार्ट नौकरी चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को 13,248 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ, जियो का मुनाफा 183% बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे समय में जहां देश की तमाम कंपनियां डूब रही हैं, जहां पे सरकारी चीजें डूब रही हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेलवे को बेचना जरूरी है क्योंकि निजीकरण किया जा रहा है, एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है, साथ ही दोस्तों बीएसएनएल बिक गया, एमटीएनएल बिक गया, एयर इंडिया को बेच दिया गया। ऐसे हालात में जब सारी कंपनियां, जब सरकारी कंपनियां डूब रही हैं, तो उसके बाद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस प्रकार का फायदा किस हिसाब से हो रहा है। जी हां दोस्तों, देश की तमाम कंपनियां जो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाहर है, यानी उसके अधिग्रहण से बाहर, उन तमाम कंपनियों को सीधा नुकसान हो रहा है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस साल भी 13,248 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ और जियो का मुनाफा 183% बढ़ गया। बात करें ताजा रिपोर्ट के अनुसार, बताया जा रहा है कि एयरटेल और वोडाफोन के यूजर्स 1 करोड़ से ज्यादा कम हो चुके हैं इस लॉकडाउन में, तो वहीं जियो कंपनी का मुनाफा 183% कैसे बढ़ गया। बात करें हम आईआरएल का शुद्ध लाभ अप्रैल जून तिमाही में 13,248 करोड़ रुपए रहा। हिस्सेदारी बिक्री से उसे 4,966 करोड़ रुपए का विशिष्ट आय हुई। जियो का शुद्ध लाभ लगभग 183% उछलकर 2,520 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी के कुल ग्राहकों की संख्या 30 जून 2020 तक बढ़कर 39.83 करोड़ हो गई। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिमिटेड की जो शुद्ध लाभ है वित्त चालू वर्ष, जी हाँ दोस्तों, लगातार बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय बना हुआ है कि हमारे देश की, जी हाँ दोस्तों, जो सरकारी कंपनियां हैं वो बिकने की कगार पे आ चुकी हैं या तो बिक चुकी हैं। उसके बावजूद प्राइवेट कंपनियां, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चाहे अडानी कंपनी, तमाम कंपनियों के लाभ लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, पाकिस्तान के बाद तुर्किस्तान बना भारत विरोधी गतिविधियों का बड़ा केंद्र। जी हां दोस्तों, मुस्लिमों के ब्रेन वॉश को लेकर कहा रहा है फंडिंग। हम बात करें पाकिस्तान के बाद तुर्किस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों को दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जा रहा है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मुस्लिमों की ब्रेन वॉशिंग के लिए तुर्किस्तान कर रहा है फंडिंग। केरल के कट्टर मुस्लिम संगठनों से लेकर कश्मीर से अलगाववादियों तक तुर्किस्तान लुटा रहा है पैसे। आर्टिकल 370 के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोल चुका तुर्किस्तान अब भारत में मुसलमानों को कट्टर बनाने और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए खूब फंडिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, तुर्किस्तान अब पाकिस्तान के बाद भारत की गतिविधियों का सबसे बड़ा दूसरा केंद्र बन चुका है। अंग्रेजी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि केरल और कश्मीर समेत देश के तमाम हिस्सों में कट्टर इस्लामी संगठनों से तुर्किस्तान जो है फंडिंग दे रहा है, उन्हें पैसे दे रहा है ताकि उनके अंदर भारत के खिलाफ जहर उगला जाए। जी हां दोस्तों, इन तमाम चीजों को जो है, घटना को देखा जा रहा है। एक सीनियर गवर्नमेंट अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि तुर्किस्तान भारत में मुसलमानों को कट्टरता बोलने, जी हाँ दोस्तों, चरमपंथियों की भर्तियों की कोशिश कर रहा है और उसकी यह कोशिश दक्षिण एशियाई मुस्लिमों पर अपने प्रभाव के विस्तार की कोशिश है। तुर्किस्तान को फिर से मजहबी कट्टरता की ओर ले जा रहे राष्ट्रपति एर्दोगान का सपना खुद को मुस्लिम देशों के नेता के तौर पर स्थापित करने का है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, चीन को लेकर एक और झटका मिला है। चीन को भारत की तरफ से, जी हाँ, एक कंपनी का ठेका उसे रद्द कर दिया गया। हम बात करें जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर परियोजना से चीनी कंपनी को हटा दिया गया। 1.55 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की परियोजना का काम दिया गया था। उपकरणों के आयात के बारे में सरकार के आदेश के बाद उठाया गया है कदम। सार्वजनिक क्षेत्र की आरईसी इकाई आईआरसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर परियोजना से चीनी कंपनी को हटा दिया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो स्मार्ट मीटर जो आपके बिजली के बिलों के लिए लगाए जाते थे, उस कंपनी में चीन का काफी ज्यादा हाथ था, हिस्सेदारी थी, जिसे सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया, यानी कि उसे हटा दिया गया। सरकार के पूर्व संदर्भ में देशों में उपकरणों को आयात को लेकर जारी आदेश के तुरंत बाद यह कदम उठाया गया। आईआरसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने पिछले साल सितंबर में जम्मू कश्मीर में 1.155 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की परियोजना का काम टेक्नो इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया था। एक बयान में कहा गया कि इस परियोजना का आवंटन भारतीय कंपनी टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया गया था, लेकिन कंपनी ने परियोजना के लिए विभिन्न कुल पुर्जों के लिए चीनी ठेकेदारों की सेवा ली थी, जिसकी वजह से बिजली मंत्रालय ने उसके इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से रद्द कर दिया। अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, बंगला खाली करने के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा, जी हाँ दोस्तों, जानते हैं आज की इस खबर में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में सरकारी बंगला खाली कर दिया। गुरुवार को बंगला खाली करने के बाद उन्होंने अधिकारियों को अपने सामान की एक एक चीज की जांच करवाई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बाद में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए देख लीजिए, मैंने जो कुछ लगवाया था उसे छोड़कर जा रही हूं। प्रियंका ने अखिलेश यादव के बंगला कांड को ध्यान में रखते हुए काम किया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल समाजवादी पार्टी के चीफ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को लखनऊ में मिला सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। उन पर आरोप लगे थे कि घर खाली करते समय उन्होंने तोड़फोड़ की और टोटी तक उठाकर ले गए। इस पर अखिलेश यादव
यादव ने खूब सफाई दी। अखिलेश के विपक्षियों ने उन्हें टोटी चोर तक कह दिया था। इसी वजह से प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे जाने के बाद ना हो गड़बड़, इसलिए आप लोग एक एक करके देख लीजिए, जो सामान जैसा था मैं वैसा ही छोड़कर जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, देश में इस समय हालात ऐसे हो चुके हैं कि एक नेता दूसरे नेता की किस कदर जी हाँ दोस्तों खिंचाई करने या फिर उसकी नोकझोंक करने के लिए लगा है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के जी हाँ दोस्तों सबसे बड़े पार्टी यानी कांग्रेस के महासचिव से बंगला खाली करने के लिए किस प्रकार से जो है जद्दोजहद करनी पड़ी बीजेपी को। चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ, राजस्थान की तरफ। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है कि राज्यपाल कलराज मिश्र बोले, मेरे लिए संविधान सर्वोपरि, मुझ पर कोई दबाव नहीं। केंद्र सरकार के दबाव में काम करने के आरोप का राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया खारिज। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि उनके लिए संविधान सर्वोपरि है। कलराज मिश्र ने राजभवन में कांग्रेस विधायकों के धरना प्रदर्शन पर अफसोस जताया। संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के बारे में आप सभी को पता है किस प्रकार जनता द्वारा चुनी गई अशोक गहलोत की सरकार को अपना ही बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल से लगातार 3 बार उनके पास गुजारिश करनी पड़ी। उसके बावजूद कलराज मिश्र ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। फाइनली उन्हें लास्ट में देना पड़ा, लेकिन इस प्रकार उन पे काफी आरोप लगे कि वो केंद्र सरकार के दबाव में काम करे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा किसी भी राज्य में कोई मुख्यमंत्री या किसी राज्यपाल को किसी प्रकार के लिए जी हाँ दोस्तों मनोनीत या फिर रिक्वेस्ट करता है तो तुरंत उसे मान लिया जाता है। जैसे कि भारत के संवैधानिक पद में कहा गया है कि जैसे प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और उसके सलाह के ऊपर ही जो है राष्ट्रपति अपने फैसला सुनाते हैं, सेम उसी प्रकार अशोक गहलोत जो है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के लीडर हैं, यानी कि पक्ष नेता है। और उनके कहने के बावजूद भी कलराज मिश्र ने उन्हें संविधान सभा बुलाने के लिए जो है विधानसभा सत्र बुलाने के लिए जो है लगातार उन्हें टाइम पे टाइम देते रहे और फाइनली उन्हें आखिरकार देना पड़ा, जिसकी वजह से उनको जो है इस बात का शिकार होना पड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से और कई नेताओं के माध्यम से कि उनके ऊपर केंद्र सरकार का दबाव था, जिसकी वजह से वो अपना फैसला सुनाने में हिचकिचा रहे थे। फिलहाल उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके लिए संविधान सर्वोपरि है, वो किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं थे। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, चीन को एक और झटका लगा, कलर टीवी के आयात पर भी लग गया है प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेट के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसका मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है और खासकर चीन से आयात रोकना है। भारत में सबसे अधिक टीवी सेट चीन से ही आयात किए जाते हैं। कलर टीवी के मुक्त से प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया गया है। सरकार ने चीन को एक और झटका देते हुए रंगीन टेलीविजन सेट के अलावा जो है पूरी सब तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इस मकसद का घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना था, यानी कि आप चीन से आप कोई भी कंपनी का जो टीवी आप यूज करते हैं आप उसे नहीं कर पाएंगे किसी सामान के। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकार टिकटॉक, हेलो, यूसी ब्राउजर जैसे चीन के 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगा चुकी है। हाल ही में कुछ और ऐप्स भी बैन किए गए। भारत में इनको करोड़ों यूजर्स थे। चीन बैन के बाद से काफी तगड़ा झटका लगा और उसने खुद को स्वीकार किया कि इससे अरबों रुपए का उसका नुकसान होगा। साथ ही चीनी कंपनियों के कई ठेके भी रद्द कर दिए गए। जी हाँ दोस्तों, चीन को लेकर विवाद की वजह से भारत में इस प्रकार के जो है कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पे हुए हमले की वजह से भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद देश में एक तरह से लहर उठ गई कि बाइकआउट चाइना और बाइकआउट चाइना के तहत तमाम चीजों को रद्द किया गया, चाहे वो चीन के कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे चीन के सामान हो या चीन से निर्मित कोई भी सामान भारत में अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो चलते हैं अपने अनलॉक 3.0 की तरफ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीजें रहेंगी बंद और कौन कौन सी चीजें खुलेंगी। जी हाँ दोस्तों, अनलॉक 3.0 के तहत तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन सी चीजें बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थानों को खोलने की इजाजत नहीं। योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त 2020 से खोलने की इजाजत दी गई है। हाँ, परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा भी बंद रहेगी। मेट्रो रेल सेवाएं भी बंद रहेगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। जी हाँ दोस्तों, लगातार ये सब सारी चीजें जो है बंद रहेगी। स्वतंत्रता दिवस पर आपको राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तहसील, नगर निगमों और पंचायतों के स्तर पर एट होम कार्यक्रम जहां कहीं आयोजित किए जाएंगे, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल जैसे मास्क, सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ अनुमति होगी। लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा। यूपी में कोरोना की अपडेट का रिपोर्ट है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की संक्रमण में 3705 नए मामले सामने आए, वहीं 57 की मौत हो चुकी है इस संक्रमण से। जी हाँ दोस्तों, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और बात करें गुरुवार को तो 1587 हो गया मरने वालों की संख्या में। प्रदेश में मौत के 57 मामले हैं। एक दिन में मृतकों का सबसे बड़ा यह आंकड़ा है। संक्रमण के 3705 मामलों को जो है एक दिन के मुताबिक सर्वाधिक है। इस बात की जानकारी जो है ऊपर मुख्य सचिव चिकित्सक अमित मोहन प्रसाद ने दी।
चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्रालय की तरफ से अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि स्पेशल ट्रेनों की संख्या को अगस्त में बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जी हाँ दोस्तों त्यौहार जो है अगस्त महीने में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो आपका रक्षाबंधन हो, चाहे 15 अगस्त का त्यौहार हो। जी हाँ दोस्तों, तमाम जगहों चीजों को जाने के लिए लोग एक दूसरे जगह जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं और ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही ढंग से, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि कुछ नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि आपके शहर में कौन सी स्पेशल ट्रेनें कितने बजे और हफ्ते में कितने दिन चलाई जाती है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको बताना होगा आपका नाम और आपके साथ आपको कौन से रूट पर सफर करना है, जैसे कि आपको दिल्ली से पंजाब जाना है, या फिर मुंबई से आपको कलकत्ता जाना है, या मुंबई से दिल्ली जाना है। इन तमाम ऐसे रूटों के बारे में आपको बताना होगा, आपको कहां से कहां तक जाना है, ताकि हम आपको कमेंट बॉक्स में बता सके कि आपके रूटों पर कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो स्मार्ट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।